लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने दो चीजें पढ़ी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड म्यूचुअल एसोसिएशन। दोनों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने ही मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, ठीक है। और मेंबर्स उसके अंदर वोटिंग के जरिए सेलेक्ट करते हैं गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी सारे काम को रन करती है, अपने बेनिफिट देती है अपने मेंबर्स को, ठीक है। और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन। वन वोट वन मेंबर की पॉलिसी है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को, जैसे कोई सर्विसेज हो गई, ठीक है। फिर हमने पढ़ा म्यूचुअल एसोसिएशन। इसके सारे पॉइंट सेम है जो कोऑपरेटिव के हैं, बट फर्क ये है कि ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे बिल्डिंग सोसाइटी और माइक्रो फाइनेंस बैंक वगैरह। यूके के अंदर बिल्डिंग सोसाइटीज बेसिकली डेवलप की जाती हैं ताकि वो लोन दे सके अपने मेंबर्स को, जो कि उस काउंटी उस एरिया में कोई जगह या ज़मीन परचेज की है, उस पर हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, तो हाउस बिल्डिंग लोन दिया जा सके उन लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, आज हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना है, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हायरार्की, स्केलर चेन, ठीक है, गैंग्स प्लैंक, स्पैन ऑफ कंट्रोल, उसके अलावा टॉल और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिलेयरिंग, एम्पावरमेंट और डाउनसाइजिंग आज हमने करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हायरार्की से। हायरार्की मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उसे हम हायरार्की कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपके सामने एग्जांपल भी शो की है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर्स, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स, ये सारे एक लेवल है। वर्कर का एक लेवल है, सुपरवाइजर्स का एक लेवल है, असिस्टेंट मैनेजर्स का एक लेवल है, मैनेजर्स का एक, सीनियर मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये हायरार्की की एग्जांपल है। स्केलर चेन, स्केलर चेन एक तो वर्टिकल होती है, ठीक है, इसको चेन ऑफ कमांड कहते हैं। कौन किसको कमांड कर रहा है, बट वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल में जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनियर मैनेजर्स को कमांड कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर्स कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं किसको, मैनेजर्स को, मैनेजर्स कमांड कर रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर्स को, असिस्टेंट मैनेजर्स ऑर्डर दे रहे हैं सुपरवाइजर को, और इस तरह सुपरवाइजर्स वर्कर्स को। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वर्कर तक की चेन है ना, इसको कहते हैं चेन ऑफ कमांड या स्केलर चेन। इसका जो फ्लो होता है कमांड का, ऑर्डर्स का, लेटर्स का, इंफॉर्मेशन का, वो टॉप टू बॉटम होता है, ठीक हो गई बात। अब आती है बात गैंग्स प्लैंक। ये जो गैंग्स प्लैंक है ना, ये चेन ऑफ कमांड तो नहीं कह सकते इसको, ठीक है, लिखा जा रहा है चेन ऑफ कमांड हुआ है, लेकिन ये बेसिकली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। जब वर्टिकली जो है उसको तो हम स्केलर चेन कहते हैं, जब हॉरिजॉन्टली चीजें फ्लो करती हैं तो इसको हम गैंग्स प्लैंक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो अपने ही जैसे दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को कोई कमांड देता है, कोई ऑर्डर देता है, कोई अथॉरिटी रखता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं गैंग्स प्लैंक। और ये वर्टिकली नहीं फ्लो करता बल्कि हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है। हॉरिजॉन्टली जो एक रिलेशन होता है दोनों, जैसे मैनेजर फाइनेंस है, मैनेजर परचेज है, मैनेजर प्रोडक्शन है, मैनेजर एचआर है, ये सारे एक ही लेवल के लोग हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी वक्त जो है अथॉरिटी मिल जाए मैनेजर एचआर को, वो बाकी लोगों को कमांड करना शुरू कर दे, तो वो गैंग्स प्लान कहलाएगा। जैसे मैनेजर फाइनेंस है, वो किसी खास सिचुएशन में कमांड करना शुरू कर दे, ऑर्डर देना शुरू कर दे, मैनेजर परचेज, मैनेजर प्रोडक्शन या इनको, ठीक है, तो ये कहलाएगा गैंग्स प्लैंक। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ये हर वक्त नहीं होता, ये सर्टेन सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर ये कमांड दी जा सकती है या दी जाती है। देयर आर सर्टेन मैनी सिचुएशंस, ठीक है ना। जैसे बजटिंग है, फॉर एग्जांपल बजट बनाने का टाइम आ गया है, बजटिंग का टाइम आ गया है, साल एंड होने वाला है,
तो मैनेजर फाइनेंस जो है उसके पास खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक पावर आ जाती है दूसरे मैनेजर्स को, अपने ही जैसे दूसरे मैनेजर्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, ठीक है ना, कमांड देने के लिए। तो इसको हम, इस तरह की सिचुएशन है उसको हम गैंग्स प्लैंक कहते हैं कि जी मैनेजर फाइनेंस ने गैंग्स प्लैंक यूज किया, स्केलर चेन नहीं, गैंग्स प्लैंक यूज किया, ठीक है ना, और इंस्ट्रक्शन आगे प्रोपोगेट की, इंस्ट्रक्शन आगे फॉरवर्ड की टू द मैनेजर परचेज एंड मैनेजर प्रोडक्शन और मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग, ताकि वो बजट दें इनको और फिर ये अपने बजट प्रोसेस को कंप्लीट करें। अच्छा, फॉर एग्जांपल हायरिंग है, हायरिंग में किसी को हायर करना है, किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, तो उसमें फाइनल डेस्टिनेशन या जो फाइनल अथॉरिटी है ना, वो आ जाएगी एचआर मैनेजर के पास। तो एचआर मैनेजर सबको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है, ताकि उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जा सके। तो ये गैंग्स प्लैंक आता है। अब आगे आते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल की तरफ। स्पैन ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ पर्सन डायरेक्टली रिपोर्टिंग। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, स्पैन ऑफ कंट्रोल स्केलर चेन में आता है, गैंग्स प्लैंक में नहीं आता। अब है क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल? स्पैन का मतलब होता है फैलाव, कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल का फैलाव कि एक मैनेजर एक वक्त में डायरेक्टली कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा है, वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। इसी तरह एक सीनियर मैनेजर डायरेक्टली एक वक्त में कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा है, वो सीनियर मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। अब हमने हायरार्की पढ़ा, हायरार्की के बाद स्केलर चेन यानी कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या कमांड या ऑर्डर वर्टिकली। फिर हमने पढ़ा गैंग्स ऑफ प्लान, फ्लो ऑफ कमांड या ऑर्डर्स हॉरिजॉन्टली। अब हम पढ़े स्केलर चेन, ये स्पैन ऑफ कमांड। स्पैन ऑफ कमांड में वर्टिकली जो फ्लो ऑफ ऑर्डर आ रहा है, एक मैनेजर डायरेक्टली या एक पर्सन डायरेक्टली कितने लोगों को ऑर्डर दे रहा है, जो उसके नंबर ऑफ पर्सन है ना, वो बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल है। जैसे मैंने एक एग्जांपल इसी के नीचे ही लिखी हुई है कि जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे दो सीनियर मैनेजर्स हैं, तो हम कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 है। ठीक है ना। अच्छा, आगे मैंने लिखा वन, प्रमोशन ऑफ वन, एक बंदा प्रमोट होके ऊपर सीनियर मैनेजर बन जाता है। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे कितने स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गए? 3। स्पैन ऑफ कंट्रोल इंक्रीज कर गया, हायरार्की में चेंज आया, स्पैन ऑफ कंट्रोल इंक्रीज कर गया। ठीक है ना। यहाँ मैंने एक और एग्जांपल दी है, सीनियर मैनेजर। यहाँ मैंने लिखा है सीनियर मैनेजर स्पैन ऑफ कंट्रोल, एसओसी स्पैन ऑफ कंट्रोल 3 है, और ये वाइड है एज कंपेयर टू सीनियर मैनेजर जिसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 है, और ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल को भी हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। जाहिर है ये एक रिलेटिव टर्म है, वाइड और नैरो। नैरो, minimum number of person directly reporting to a manager, to a supervisor, to a senior, to a superior, ठीक है, वहाँ नैरो। अच्छा, अब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डायरेक्टली रिपोर्टिंग एम्प्लॉय बढ़ाते जाओगे, स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो से वाइड होता जाएगा। ठीक है। अब देख लें, हर ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ हायरार्कीज होती हैं, हायरार्की में मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं, हर पोजीशन का स्पैन ऑफ कंट्रोल डिफरेंट होता है। हर पोजीशन का, कुछ सीनियर मैनेजर होते हैं जिनका स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 होता है, यानी कि 2 लोग डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे होते हैं। कुछ सीनियर मैनेजर होते हैं जिनका स्पैन ऑफ कंट्रोल 3 होता है, उनको 3 लोग जो हैं डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे होते हैं। कुछ का डिफ क्या होता है, कुछ का क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल चेंज होता रहता है। वाइड और नैरो से वाइड की तरफ बढ़ता है। कम लोग हैं तो वो नैरो है, उससे ज्यादा होते गए तो दे बिकम मोर वाइडर एंड वाइडर। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी लिखी हुई है कि सीनियर मैनेजर है एक, ठीक है, उसका 3 है स्पैन ऑफ कंट्रोल, एसओसी 3 है, उसके नीचे
तीन असिस्टेंट मैनेजर आए हुए, ये देखें, ये तीन असिस्टेंट मैनेजर। इसके नीचे चूंकि तीन असिस्टेंट मैनेजर है, इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 3 है। इसके नीचे आप देखें, इसके नीचे दो मैनेजर्स हैं, ठीक है ना, तो इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 हुआ, ठीक है। हम्म, हम्म, अच्छा, सीनियर मैनेजर के नीचे दो मैनेजर हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से जो डायरेक्टली रिपोर्टिंग होते हैं वो बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल बना रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हमने देखा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल भी तो दो तरह के होते हैं, एक नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल जिसमें कम नंबर डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और एक वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल जिसमें ज्यादा नंबर डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी की बेस पर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और वाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है। फ्लैट का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें हायरार्की कम है, लेकिन वो साइडों से ज्यादा फैला हुआ है। हायरार्की कम है बट साइडों से ज्यादा फैला हुआ है। साइडों से ज्यादा फैला होने का मतलब ये है कि इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल इज मोर वाइडर। और टॉल स्ट्रक्चर जिसमें हायरार्की ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है, यानी कि एक वक्त में कम लोग अपने सीनियर्स को रिपोर्टिंग है। तो जो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है उसे हम टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो वाइड ज्यादा हायरार्की कम होती है और ज्यादा लोग रिपोर्टिंग होते हैं उसे हम वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और फ्लैट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक एग्जांपल में कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक ड्रॉ करूं वाइडर और नैरो की, तो कुछ बेहतर पोजीशन आप लोगों को समझ में आए। एक मिनट, ये हायरार्कीज हैं जो अभी मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हायरार्कीज हैं, ठीक है ना। अब देखा जाए तो कितनी हायरार्की है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात हायरार्कीज हैं। अच्छा, अब मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, वो है, वो आप मुझे बताइएगा, इसमें से फ्लैट कौन सा है और इसमें से टॉल कौन सा है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। देखिए, हायरार्कीज कम है लेकिन इसका फैलाव दूसरे की निस्बत ज्यादा है, ठीक है। इसका फैलाव कम है, इसका फैलाव ज्यादा है, ठीक है ना। हायरार्की कम है, इसमें फॉर एग्जांपल एक लेवल पर ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय आएंगे एज कंपेयर टू टॉल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जाहिर है ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आएंगे तो इसका मतलब है उनके जो आगे सबॉर्डिनेट्स है उनके नंबर भी बढ़ जाएंगे। और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉल से फ्लैट में कन्वर्ट हो जाएगी या फ्लैट से टॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है एक फ्लैट और टॉल में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो हमने आगे पढ़ना है। यहाँ एक दो चीजें हम पढ़ लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। आ, फ्लैट जो टॉल स्ट्रक्चर है,
जिसमें कम लोग कंट्रोल किए जा रहे हैं, यानी कि मैनेजर कम लोगों को कंट्रोल कर रहा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है। ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल होता है वो ज्यादा टाइट कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि देख लो, आप कंपेयर कर लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर सिर्फ 2 लोगों को कंट्रोल कर रहा है और एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर 5 लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो 2 लोगों वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ज्यादा सख्त कंट्रोल होगा, या जो एक मैनेजर 5 लोगों को कंट्रोल कर रहा है, 5 लोगों वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ज्यादा सख्त कंट्रोल है। जाहिर है कि एक मैनेजर अगर 2 लोगों को कंट्रोल कर रहा है तो उसका कंट्रोल ज्यादा टाइट है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो यही टॉल स्ट्रक्चर की खासियत है कि वहां पर जो कंट्रोल होता है वो टाइट होता है। क्यों? क्योंकि वहां स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होता है। ठीक है ना? और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है वहां कंट्रोल लूज होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिपोर्ट कर रहे होते हैं। जब ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिपोर्ट करते हैं तो आपको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन सबको साइमल्टेनियसली। अच्छा जी, आगे मैंने एक और चीज लिखी है, रिपीटेटिव नेचर और इजी वर्क। ठीक है ना? यहाँ लिखा है मोर सेंसिटिव नेचर ऑफ वर्क और डिफिकल्ट वर्क। अच्छा, जाहिर है जहां ज्यादा सेंसिटिव या मुश्किल काम होता है वहां कंट्रोल तो खुद ब खुद टाइट करना पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि गलती की प्रोबेबिलिटी, मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए उसको जानबूझकर टाइट रखा जाता है कि यार कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई मिसहैप ना हो जाए। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। वो है बैंक्स। बैंक्स के अंदर आप अगर आप हायरार्की देखें तो मैं जरा गिनवाता हूं तो देखेंगे कि बैंक की हायरार्की में कितने लोग आते हैं। OG1, OG3 से बेसिकली सबसे लोअर लेवल OG3 होता है, तो OG3 से शुरू होता है, OG3, OG2, OG1। OG1 के ऊपर आ जाता है AVP, जो OG4 का बंदा होता है। ठीक है, AVP के ऊपर आता है VP, VP के ऊपर आता है सीनियर VP, यानी कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आता है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, EVP। EVP के ऊपर आता है SEVP, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। SEVP के ऊपर आता है रीजनल हेड्स। उनके ऊपर रीजनल हेड्स के ऊपर आता है, अगर देखें आगे तो, जो उनके डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर के ऊपर CEO आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके ऊपर चेयरमैन। तो ये 12 लेवल बनते हैं हायरार्की के। बैंक्स के अंदर 12 से 13 हायरार्की के लेवल होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अभी मैंने लोअर स्टाफ को तो शामिल किया ही नहीं है। जैसे ये जो होते हैं इनके पियंस हो गए, जिसमें इनके कैशियर वगैरह हो गए, इसको तो अभी शामिल किया ही नहीं है। ये तो उससे ऊपर की कहानी है भाई। ठीक है, और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक गारमेंट फैक्ट्री कि जिसके अंदर 30 से 40 लोग फैक्ट्री में हैं। उन 30 से 40 लोगों के ऊपर 4-5 मैनेजर्स हैं। मैनेजर्स के ऊपर सीनियर मैनेजर और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो 4 हिस्सों में ही इनकी हायरार्की कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये फर्क होता है। जाहिर है बैंक का काम ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू गारमेंट फैक्ट्री के। तो इसलिए बैंक्स की जो स्ट्रक्चर है वो टॉल है और गारमेंट फैक्ट्री का स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट है। अगला टॉपिक है हमारा डिलेयरिंग। डिलेयरिंग, एम्पावरमेंट और डाउन साइजिंग। तो पहले डिलेयरिंग। डी लेयर। डी लेयर का मतलब है रिमूवल ऑफ लेयर या रिमूवल ऑफ हायरार्की फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर टॉल स्ट्रक्चर जो है,
टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर एक हायरार्की को खत्म कर दे, एक लेवल को खत्म कर दे, एक फ्लोर को खत्म कर दे, एक पूरे जो सेम डेजिग्नेशन है सब एम्प्लॉइज के, उन सारे डेजिग्नेशंस को खत्म कर दे, तो हम इसको कहेंगे कि डिलेरिंग हो गई है। और डिलेरिंग याद रखिएगा एक टॉल ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। डिलेरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एक मिनट। ठीक है, तो ये प्रोसेस डिलेरिंग कहलाता है। फिर होती है एम्पावरमेंट, किसी को पावर दे देना। किसी को पावर देने का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की, एक स्ट्रक्चर, एक लेवल पूरा का पूरा एंटर कर दो। अब डिलेरिंग तो वो प्रोसेस था जिसके अंदर टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक लेवल जो खत्म हो गया, हायरार्की में से लेवल खत्म करते जाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन फ्लैटर एंड फ्लैटर होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम मैनेजर्स को फारिग कर दिया। अब मैनेजर्स का ओहदा खत्म हो गया। अब देखा जाए तो मैनेजर्स का ओहदा खत्म होने की सूरत में जितने असिस्टेंट मैनेजर थे वो सब अंडर में आ गए सीनियर मैनेजर्स के। तो एक लेवल खत्म होने से ऑर्गेनाइजेशन टॉल से कन्वर्ट हो गई फ्लैट के अंदर। एम्पावरमेंट बिल्कुल इसके उलट है। एम्पावरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो अगर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करे तो वो टॉल में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एम्पावरमेंट एडिशन ऑफ हायरार्की, एडिशन ऑफ लेयर इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो जितनी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन एम्पावरमेंट करती जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉल एंड टॉल होती जाएगी। जितनी वो डिलेयरिंग करती जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लैट एंड फ्लैट होती जाएगी। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं कि जिनके जरिए टॉल को फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में और फ्लैट को टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अब आती है तीसरी चीज जिसको हम डाउन साइजिंग कहते हैं। डाउन साइजिंग बेसिकली क्या है? डाउन साइजिंग है तो रिमूवल ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप एक लेयर को मुकम्मल खत्म कर दो या एक कंप्लीटली एक लेयर को वैनिश कर दो, मिटा दो, हिला दो, हटा दो। ठीक है ना? बल्कि इसमें डाउन साइजिंग में होता है कि हैंड पिक्ड ऑफ एम्प्लॉयज आर क्या कहते हैं इसको, आर रिटायर्ड या उनको फारिग कर दिया जाता है। ठीक है ना? रिजाइन कर जाए या इस तरह से, मतलब एक नहीं है कि ये नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट के लोग सारे के सारे चले जाए, बल्कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में से मुख्तलिफ लोग जो है वो अपनी डेजिग्नेशन से रिजाइन कर जाए, उनको निकाल दिया जाए, फायर कर दिया जाए उनको। वो डाउन साइजिंग कहलाता है। ठीक है ना? अच्छा, अब डिलेयरिंग और डाउनसाइजिंग में फर्क है ना। डिलेयरिंग तो पूरा का पूरा लेयर आपने रिमूव कर दी, तमाम मैनेजर्स को खत्म कर दिया या तमाम असिस्टेंट मैनेजर्स को खत्म कर दिया। ठीक है ना? जबकि डाउनसाइजिंग में है कि हर डिपार्टमेंट से एक दो असिस्टेंट मैनेजर्स खुद रिजाइन कर गए या उन्हें फायर कर दिया गया, हटा दिया गया। ये कहलाता है डाउनसाइजिंग। ठीक है। अच्छा जी, अभी तक होप कि आप लोगों को बात क्लियर हो रही है। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय कंट्रोल पर। ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू या बाय कंट्रोल्ड होते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है कि तमाम
ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल एक ही हेड ऑफिस से हो रही है। मतलब फॉर एग्जांपल पूरी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हेड ऑफिस से ही कंट्रोल हो रही है, बाकी जो उनके ब्रांचेस हैं वहां पर जो ब्रांच मैनेजर्स हैं उनको कोई पावर, कोई अथॉरिटी, कुछ भी नहीं दिया गया। वो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, वो कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। ठीक है ना, तमाम फैसले, तमाम डिसीजन मेकिंग, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज है, फैसले हेड ऑफिस से हो रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। और डिसेंट्रलाइज्ड बिल्कुल इसके उलट है, जिसमें कुछ पावर हेड ऑफिस अपने पास रखता है, कुछ पावर हेड ऑफिस अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उनको दे देता है आगे। ठीक है ना, ये कहलाता है डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब इसकी एग्जांपल मैं बैंक की सूरत में दूंगा, क्योंकि आम फहम एग्जांपल है, लोग थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे एक एक बैंक है जहां पर एक बंदा लोन लेने जाता है, तो उसका मैनेजर कहता है ठीक है भाई, आप एप्लीकेशन दे दो, हम आपकी एप्लीकेशन हेड ऑफिस भेज देंगे, फिर वहां से जो फैसला हुआ हम आपको बता देंगे। मुमकिन है आपको मिल जाए, मुमकिन है आपको ना मिले। ठीक है, पर मैं फैसला नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर सिर्फ लोगों की डीलिंग और सिस्टम को समझने और चलाने के लिए बैठा हुआ हूँ। फैसला ये सारे के सारे, ये सिस्टम बनाना जिनकी जिम्मेदारी है, वो सारे हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा क्या, सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक दूसरा बैंक है जिसमें जब भी कोई भी लोन देने जाता है, मैनेजर देखता है इसकी लोन अमाउंट क्या मेरी अथॉरिटी में आती है। अगर इसकी लोन अमाउंट जो कि 1 मिलियन या 10 लाख तक है और मैनेजर की अथॉरिटी में आ रही है, वो उसी वक्त फौरन फौरन उसको अप्रूव कर देता है, और जिनकी लिमिट इससे ज्यादा होती है उसको वो आगे हेड ऑफिस भेज देता है। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि हेड ऑफिस मतलब अपने से सीनियर को भेज देता है। तो पावर जो है उसमें मुख्तलिफ मैनेजर्स के अंदर बटी हुई होती है डिसेंट्रलाइजेशन में, यानी कि सारी पावर हेड ऑफिस के पास नहीं होती। जबकि सेंट्रलाइजेशन के अंदर सारी पावर हेड ऑफिस अपने पास रखता है। ठीक है, आगे मैनेजर्स को या तो बहुत बहुत ही मामूली सी कोई पावर दी हुई होती है, या फिर बिल्कुल नहीं दी हुई होती। ठीक है ना, इसको हम सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। अभी आपके सामने है सेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल एट वन प्लेस, डिसेंट्रलाइजेशन, पावर या कंट्रोल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, चूंकि हेड ऑफिस में सारे एक्सपर्ट और हायर लेवल के लोग बैठे हुए, उनकी एक्सपर्टीज और उनके हाई लेवल की वजह से जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है ना, वो हेड ऑफिस में ज्यादा बेहतर होती है। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज मच बेटर देन डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन डिलेज आते हैं, क्यों? हेड ऑफिस केस जाता है, वहां पर उस पर डिस्कशन होती है, वहां पर वो डिटेल में असेसमेंट होती है। ठीक है ना, टाइम लगता है, फिर जाके रिप्लाई आता है। तो इसका मतलब स्लो डिसीजन मेकिंग होती है सेंट्रलाइजेशन के अंदर, क्योंकि सारे काम हेड ऑफिस में जो हो रहे होते हैं। तो हेड ऑफिस तो टाइम लेता है, जाहिर है। जैसे एक ब्रांच नेशनल बैंक है, भाई नेशनल बैंक की 1000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में, तो हर ब्रांच से सारा काम हेड ऑफिस आ रहा है। अब हर ब्रांच से सारा काम जो है हेड ऑफिस आ रहा है, तो उन्होंने अगर देखा जाए एक एक केस भी हर ब्रांच से डेली आए, तो इसका मतलब है डेली के उनके 1000 केसेस बन रहे हैं भाई। 2 दिन के 2000, तीसरे दिन 3000 केसेस हो गए। ठीक है, तो इन सारे केसेस को एक साथ देखना हेड ऑफिस के लिए भी तो मुश्किल होता है ना। दो के वो बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि एक्सपर्ट लोग होते हैं, ज्यादा फैसला बेहतर करते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम जरूर लेते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड बिल्कुल उसके उलट होता है, कि क्वालिटी शायद इतनी बेहतर नहीं होती, हाँ, लेकिन जो भी फैसला होता है वो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे बैंक्स है, हेड ऑफिस ने, नेशनल बैंक है, उसमें हेड ऑफिस ने सारे फैसले लिए, तो लोन के डिफॉल्ट करने का खतरा बहुत कम होगा, यानी कि बहुत कम चांस होगा कि लोन वाला जो है वो भाग जाए। ठीक है, लेकिन जहां पर सारे फैसले ब्रांच मैनेजर ले रहा है, ठीक है, या फैसले ब्रांच मैनेजर के हाथ में है, तो वहां
डिसीजन तो क्विकली हो गया, उसने फौरन फैसला कर लिया देना है या नहीं देना, लेकिन क्वालिटी जो है ना वो शायद उतनी अच्छी ना हो। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल उसने एक बंदे को फैसला कर लिया कि भाई मैंने इसको लोन देना है, लेकिन वो लोन खा जाए, तो इसका रिस्क ज्यादा होता है डिसेंट्रलाइज्ड में एज कंपेयर टू सेंट्रलाइजेशन में। यहाँ मैंने लिखा पूल ऑफ एक्सपर्टीज, तो वही मैंने बताया कि सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर एक्सपर्ट लोग जो है वो सारे एक जगह पे बैठे होते हैं, तो उससे बेहतरी के चांस होते हैं। लेकिन हेड ऑफिस वाले ब्रांचेस की एनवायरनमेंट को नहीं समझ सकते कि ब्रांच किस एनवायरनमेंट में, किस सिटी में, किस तरह के हालात में काम कर रही है। तो इसका मतलब वो सारे फैसले अपने पास रखने का कुछ नुकसान भी होता है कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती लोकल की, और जिसकी वजह से आपसे भी गलत फैसले हो सकते हैं। ठीक है। जबकि डिसेंट्रलाइज में वो चूंकि पावर होती है, उसे अपनी लोकल इन्वायरमेंट, लोकल लोगों का, लोकल सिस्टम्स का, लोकल कल्चर का ज्यादा बेहतर अंदाजा होता है। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन में मैंने लिखा हुआ है इजी टू कम्युनिकेट, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में लिखा हुआ मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय। तो पहले डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर लेते हैं। मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय का मतलब ये है कि चूंकि एम्प्लॉयज के पास पावर होती है, इस पावर को एंजॉय करते हैं, जिससे एम्प्लॉयज में मोटिवेशन आती है कि यार हम भी मेहनत करें, हम भी आगे आए, हमारे पास भी पावर है। जब एम्प्लॉय मोटिवेट होता है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, जाहिर है वो परफॉर्मेंस देगा तो वो आगे आएगा। मोटिवेशन, मोटिवेशन से परफॉर्मेंस इंक्रीज, परफॉर्मेंस इंक्रीज से प्रमोशन। ठीक हो गई बात। जबकि सेंट्रलाइजेशन में मैंने लिखा इजी टू कम्युनिकेट। इजी टू कम्युनिकेट का मतलब ये है कि जब कोई हेड ऑफिस की तरफ से फैसला आ जाए तो एम्प्लॉयज के पास गुंजाइश नहीं होती ना करने की। क्यों? एम्प्लॉयज को पता है यार हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो फैसला सारा हेड ऑफिस से आया है, यानी कि उनमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन में अगर यही फैसला मैनेजर करे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कि तुम कौन होते हो ये फैसले करने वाले। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर बेटर रिसोर्स एलोकेशन और डिसेंट्रलाइज के अंदर कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं। जाहिर है डिसेंट्रलाइज तो नाम से ही मैंने बताया भी कि कस्टमर को चूंकि क्विकली डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, क्विकली अथॉरिटी यूज हो रही होती है, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है। उसे पता होता है यार मैं जाऊंगा मुझे फौरन फैसला हो जाएगा, हाँ या ना जो भी है, फैसला टाइम टेकिंग नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और फौरन मुझे रिप्लाई मिल जाएगा जिससे मेरे लिए आसानी है। ठीक है। ये तो डिसेंट्रलाइजेशन में होता है। सेंट्रलाइजेशन में बेटर रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पर हेड ऑफिस से कंट्रोल हो रहे हो, तो उन्हें पता होता है कि किस रिसोर्स को कहां पर कैसे यूज करना है। ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना। बाकी इसको हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ठीक है ना, मतलब बाकी के टॉपिक इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी तक आपको कोई इशू, कोई चीज जो ना समझ में आ रही हो तो पूछ सकते हो आप। डिस्कस सेंड करोगे ग्रुप में क्या सर? चीज? क्या चीज? स्लाइड, ये स्लाइड स्क्रीनशॉट सर। मुझे नहीं समझ में आ रही। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट किसके? नोट्स सर के? ये कह रहे स्क्रीनशॉट्स लेनी है। नोट्स के? हाँ सर, नोट्स यार की। नोट्स मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। सर ये वाला स्क्रीनशॉट जो आप कर रहे हैं सर अभी। अली आप वही नोट्स, अली रजा आप वही नोट्स दोबारा शेयर कर लो ग्रुप के अंदर ताकि इनको मिल जाए। अगर ये ग्रुप में एडेड नहीं है तो मुदीर अपना नंबर इसको बता दो या मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। चले। ठीक है सर। ओके जी। अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम।